पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एनसीए के एक फ्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से नून लीग और शहबाज शरीफ साहब की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद हुकूमती रिएक्शन, और आज मरीम नवाज साहिबा ने कुछ कहा कि पार्टी के अंदर कैसे लोग हैं जिनमें पार्टी के कुछ लोग खुद उनसे डरते हैं कि पार्टी में इस तरह का इस्तराब किस वजह से, इस पर ही बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में नाज़रीन आपको चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि किस तरह बैंक्स जो हैं क्राइम में, फाइनेंशियल क्राइम्स को कवर अप करने में अपना किरदार अदा करते हैं। प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं उस्मान डार साहब, सरबराह हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। बात शुरू करते हैं आज नाज़रीन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। जी मलिक अहमद खान साहब, क्या मतलब हुआ इस बात का कि नून लीग को अपनी ताकत का भी एहसास नहीं, और नून लीग के अंदर कौन किससे डर रहा है? अच्छा देखिए, ये रादर एक क्योंकि तंजीमी मीटिंग थी और तंजीमी मीटिंग में उनका एक अपने जो पार्टी के अहदेदारान हैं, अरकान असम्बली हैं, तो उनके साथ एक बातचीत थी उनकी, और जिसमें उनका ये ज़्यादा एम्फसिस था कि बड़े वेलर के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ आपको पार्टी के कॉज के साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस पर राय में ये बात थी कि कुछ नहीं होता, अगर कोई मुकदमात झूठे कायम हो रहे हैं तो घबराएं मत। उनकी अगर आप पूरी स्पीच का कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो वो गालिबन वो पूरी बात को क्लियर करता है, और उसमें उनका ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि आप अपनी एक कमिटमेंट के साथ और अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी के नैरेटिव के साथ और अपनी वोट को इज़्ज़त दो के नैरेटिव के साथ आप अपनी बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हों, और पब्लिक एट लार्ज जो है वो इस को बड़ा अपलॉड कर रही है, बड़ी इसके लिए एक रिसेप्टिव है। तो ये बातचीत थी उनकी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो सीनियर रहनुमाए पार्टी के, उन्होंने भी इसी किस्म की बात गालिबन पिंडी में की थी। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए। जी मलिक अहमद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं झगड़े वर्कर्स के नहीं है, क़यादत के हैं। किस क़यादत के झगड़े हैं? अच्छा, क्वाइट इंटरेस्टिंगली अरशद साहब, मैं इत्तेफाक से उस दिन भी वहाँ पे मौजूद था और साथ था शहबाज साहब के। ये हनीफ अब्बासी साहब के घर पे जो हमारे काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, उनके एजाज़ में एक तकरीब थी, और वहाँ पर उनको मुबारकबाद देने के लिए ये सारी लीडरशिप इकट्ठी थी। और वहाँ पे कुछ उससे पहले जो एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, उसमें ये बातचीत हुई कि टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कुछ फ़र्क रह गया। अगर हमारे अपने लोग और खड़े ना होते तो जो 1-2 सीट्स आ रही हैं वो भी जीत जाती हैं, और अगर ये कंसेंसस से फैसले होते तो इस बैकड्रॉप में और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ख्वाजा साहब की तकरीर में उन्होंने बिल्कुल ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप की अपनी ठीक है। हुक्मरान जमात भी इन बयानात को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखे, वो कह रहे हैं कि आपस की पार्टी की बातचीत है, तो इस तरह की कोई दरारें वगैरह नहीं है, इस्तराब नहीं है पार्टी में। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे तो खुशी है, हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि नून में से शीन निकलनी है, और आखिरकार शीन थैले से बाहर आ गई है। और ये हाया साहब हों, इवन मलक साहब खुद मुस्करा भी रहे हैं, ये खुद शीन ग्रुप का हिस्सा है। तो तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब के, पार्टी तो सदर हैं वो। शहबाज शरीफ साहब को, चाचा जान को जब भतीजी दीवार से लगा रही है और ये एक बयानिया लेके आ रहे हैं जी के क्राउड पुलर है मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने मुकम्मल साइड लाइन किया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। फिर ये एक बाई इलेक्शन था सियालकोट में जो ये बुरी तरह हारे। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक टास्क लिया कि जी ये कंटोनमेंट बोर्ड के ये जो इलेक्शंस हैं इनको मैं देखता हूँ, और जो भी कामयाबी मिली है, और अब आप देख रहे हैं शहबाज साहब फ्रंट फुट पे हैं, और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ये बयानियाँ लेके आ रहे हैं कि क़यादत के झगड़े हैं। बुनियादी तौर पे ये मैसेजिंग जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को कर रहे हैं,
कि आप ध्यान करें कि क़यादत किसी मैसेजिंग आपकी हुकूमत और आपकी हुकूमत एक्सेप्ट भी कर रही है, और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब सीनियर सियासतदान, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी मांगी और क्या गारंटी थी और ने क्या गारंटी दी जाती है, आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, 2023 के इलेक्शन शफाफ हों। शहबाज शरीफ साहब, आपको ये कमिटमेंट दी जाती है। जी, आपने कब मुलाकात हुई थी? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, मेरी मिनिस्टर साहब से हुई, आपकी पार्टी के किस रुकन से हुई जिसमें उन्होंने ये मांगा और ये गारंटी दी? देखिए, पैगामात का सिलसिला तो जारी रहता है, वो मुलाकात हो या ना हो, मीडिया के जरिए भी पैगामात दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं EVMs को लेके भी ये बार बार ये कहते हैं जी कि मीडिया पे मलिक अहमद खान साहब, आप तो तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के, ऐसी कोई गारंटी उन्होंने मांगी थी हुकूमत से पब्लिकली, या कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई खुफिया मुलाकात हुई है, या शेख साहब से शहबाज शरीफ साहब की हुई, या पार्टी के किसी और से जो शेख साहब इजहार कर रहे हैं? और बड़ी सॉलिड गारंटी, शेख साहब को पता है सीजन सियासतदान है, ऐसे छक्के नहीं मारते अक्सर। अच्छा देखिए साहब, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, विदाउट प्रेजुडिस, बिल्कुल किसी तसुब के बगैर, क्योंकि ये एक बड़ी संजीदा बात है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर इन इलेक्शंस का फ़ायदा कोई नहीं है। और जो प्री पोल जो एक सिलसिला धांधली का, और फिर पोलिंग के दिन, और फिर पोस्ट पोल जो एक पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है, इन तीनों बातों को सामने रख के तो शेख साहब तो उसमें कहीं एक कंटेस्टिंग पार्टी हैं, तो शेख साहब कैसे इंश्योर कर सकते हैं, और क्या उनके पास वो पैमाना है जिसकी बुनियाद पर ये वो बात कर रहे हैं? वो तो जब इलेक्शंस होंगे तो वो गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया। मेरा बुनियादी सवाल तो था, कौन सी ऐसी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की हुक्मरान जमात के साथ या उनके वुज़रा के साथ, और उन्होंने डिमांड रखी हो और शेख साहब कह रहे हैं कि जी उनकी ये डिमांड है, जेन्युइन है और हम एक्सेप्ट करते हैं? वो अरशद साहब, शेख साहब को ख्वाब में भी शहबाज साहब आते हैं, ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ। और वो शेख साहब जब भी बात कर रहे होते हैं, वो कभी शहबाज साहब को कहते हैं कि ये मेरी पार्टी हैं, कभी कहते हैं कि मैं जानता हूँ, कभी वो कुछ और कोई अजीबो गरीब गुफ्तगू। सबसे बड़े सपोर्टर तो शीन की बात उन्होंने की थी, जिसका उस्मान डार साहब जिक्र कर रहे हैं कि नून में से शीन निकलेगी और शहबाज शरीफ साहब आगे आएंगे। ये मैं आपको कहूँ कि देखें, शीन और नून एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इनका वजूद इस जमात के साथ 35 साल से, इस जमात का जब से मुस्लिम लीग नून का वजूद है, शहबाज साहब और दोनों जो हैं ये आपस में इंडिस्पेंसिबल हैं। ये किसी सूरत भी बिल्कुल, और तारीख ने इसको साबित भी किया है, लेकिन हुकूमती ख्वाहिशात जो हैं वो इसके बरक्स हैं, और तारीख साबित कर दी। ये बात तो मलिक अहमद खान साहब की सही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आप कैसे नून से शीन निकालने? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे ना तो हमें तो मीम सूट करती है। नून तो चले बाहर है पाकिस्तान से, मरियम नवाज साहब हमारी बेस्ट प्लेयर हैं, और जिस तरह वो आपके सामने ही है, जिस तरह वो आए रोज़ ऐसे ऐसे बयानात दे देती हैं, फिर जैसे वो अभी आपके सामने ही है कि वर्कर्स कन्वेंशन में वो खुद ही ये तस्लीम कर रही हैं कि हमें भी पार्टी में कुछ लोगों से ख़तरा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को जो है हमसे ख़तरा है और हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो खुल के बात करें। और अभी देखेंगे, मैंने आपके पिछले शायद प्रोग्राम में कहा था कि अगले चंद माह में आप देखेंगे जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे, यही नून शीन ताश के पत्तों की तरह बिखरती नज़र आएगी, और ताश के आधे पत्ते शीन के हाथ में होंगे और आधे नून के हाथ में होंगे। और मलिक साहब भी बेशक अभी इनकी मजबूरी है, ये टीवी पे तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल में मेरी बातों से बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की जो ठीक कह रहे हैं 35 साल की खिदमात हैं इस पार्टी के लिए। मरियम तो शायद तब स्कूल जाती होंगी जब मियाँ शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के साथ इस पार्टी को खून पसीना दे रहे थे। तो यही वो एक मरूसी सियासत कह लें, ख़ानदानी सियासत कह लें। मियाँ साहब भी कहते हैं कि मैंने भी बेटी से पीछे नहीं हटना, और ये इम्तिहान बुनियादी तौर पे भाई और चाचे का है। ये तो जब बात आएगी तो उस पर देखते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला नाज़रीन, NCA का नेशनल क्राइम एजेंसी और उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर मामला के हैं, इस पर थोड़ी तफसील से मलिक अहमद खान साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अकाउंट्स अनफ्रीजिंग ऑर्डर जिसको कि नून लीग अपनी कामयाबी करार दे रही है, इसकी वजह क्या है? मलिक अहमद खान साहब, जो लंदन में ये इनके इंक्वायरी NCA ने शुरू की थी, क्या ये पाकिस्तान के कहने पे शुरू की थी? जी अरशद साहब, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये बात इसमें किसी किस्म की भी कोई मैं बगैर लगी लिपटी
और बगैर रखे कि शहजाद साहब को इस हद तक अपना वो शैलो नहीं करना चाहिए। वो अगर उन्होंने एक काम किया है उसको ऑन करें। क्या मलिक अहमद खान साहब आपके इल्म में है कि 7 दिसंबर को एनसीए ने बाकायदा एक ईमेल भेजी और उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी का कहा और उसमें केसेस की डिटेल मांगी थी मुख्तलिफ पाकिस्तानी इदारों से? आपके इल्म में ये 7 दिसंबर वाली ईमेल है एनसीए की? बिल्कुल मेरे इल्म में है जी, और इससे पहले की भी कई ईमेल्स मेरे इल्म में हैं और इससे पहले की कॉरेस्पॉन्डेंस भी मेरे इल्म में है। ये शहजाद साहब वो क्यों नहीं बताते कि जिसमें इन्होंने पहले अपने ARU के वजूद को जस्टिफाई किया कि ये क्यों क्रिएट किया, फिर उन्होंने एक पूरी वहाँ पे रीजनिंग प्रोवाइड की कि इंटर एजेंसी बैरियर्स रिमूव करने के लिए ARU कायम किया गया, और फिर ये केस बिल्ड किया कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके साथ एसोसिएटेड फंड्स जो कि लंदन में आके लंदन से राउट किए जाते हैं या वहाँ पार्क होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए ARU क्रिएट किया गया है, एंड दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर हैं। ये सारी बातचीत क्यों नहीं करते आके? ये तो इससे बहुत पहले की ये इंक्वायरी सुलेमान शहबाज साहब के खिलाफ किस चीज पे शुरू हुई थी लंदन में? ये इंक्वायरी बेसिकली जब ये अलेज किया गया कि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी के नतीजे में इनके अकाउंट्स के अंदर कुछ पैसे लैंड किए हैं, तो फिर मिनिस्टीरियल अप्रूवल ली गई। मिनिस्टीरियल अप्रूवल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इनके नुमाइंदे एड ऑफ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाके मुलाकातें करते रहे। उन मुलाकातों के बाद वो इंक्वायरी, एनसीए अपने तौर पे कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करती। वो जब कोई ऐसी इंक्वायरी करती है तो परमिशन सीक करती है और फिर एक ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन देती है, और उन ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन की जो टोटल 5 रीजंस हैं वो पांचों के पांचों प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इनके ARU यूनिट की तरफ से हैं, नैब की तरफ से हैं, और फिर उसकी एक्सटेंशन सीक करने के लिए FIA के मुकदमात कायम करते हैं और फिर उसकी तफसील वहां पे फराहम करते हैं। ये तो बिल्कुल इनको टोटल जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब 3 काउंट्स पर हुई है। पहला काउंट कि क्रिमिनल एक्टिविटी इन पाकिस्तान एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को यूज करके पैसे कमाए गए और उनको राउट किया गया, डबल क्रिमिनलिटी एलेज की गई और वो पैसे यूके में लाए गए और फिर उसको इकोनॉमिक प्रोटेक्शन रिफॉर्म एक्ट की गाब में वापस पाकिस्तान लेके, ये इनका टोटल केस था। और इसके साथ प्रोसीड ऑफ क्राइम एसोसिएट करनी जरूरत थी, जो एनसीए ने डिफरेंशिएट किया। एनसीए ने ये डिफरेंशिएट किया कि इसमें नीदर नन ऑफ दैट, ना फ्रॉड, ना इसके अंदर कोई चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, ना इसमें मिसयूज ऑफ कितने अकाउंट्स की इंक्वायरी एनसीए ने की? क्योंकि राइट, कितने अकाउंट्स की इंक्वायरी एनसीए ने यूके में की और पाकिस्तान में कितने अकाउंट्स की इंक्वायरी चल रही है? देखिए, इसमें जो बेसिकली फ्रोजन, ये दिस इज नॉट अबाउट कि अकाउंट्स कितने थे। ये अकाउंट्स फ्रीज वो किए गए जो कि एसोसिएटेड थे, और एनसीए की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वो अकाउंट्स जो कि सरफेस हुए कि जिनके अंदर ये पैसा लैंड कर सकता था, जिनमें कोई ट्रांजैक्शंस प्रॉबेबली होंगी। अब ये तो एनसीए की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अपनी सारी डिटेल्स शेयर नहीं करती, लेकिन कंक्लूजन ये है कि जिन अकाउंट्स को इस बुनियाद पे फ्रीज किया गया जो कि अलेज एनसीए की तरफ से किए गए थे, जो कि एनसीए की तरफ से इन्वेस्टिगेट किए गए थे और अलेज पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, और वो उन अकाउंट्स में जिनमें शहजाद अकबर की पूरी कैंपेन थी, जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि शहजाद। अच्छा, अब एक बात कही गई, नून लीग की तरफ से दावा किया गया कि हम बरी हो गए। अकाउंट्स तो अनफ्रीज हुए, केस क्या खत्म हो गया टोटली या केस अभी चल रहा है वहां पे? सर देखिए, जो ये सेटिंग असाइड का ऑर्डर है, ये बेसिकली इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन एन इक्विटल, कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो देखे ना कोर्ट में तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जाना है ना, पहले एक इन्वेस्टिगेशन है फिर प्रोसिक्यूशन है। अगर ये इस तरह का हिसाब है कि अगर आपने तफ्तीश में ये देखा कि कोई जुर्म सरजद हुआ है और वो ट्रायबल है, तो फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में गए। एनसीए ने ये देखा कि ये जुर्म ही सरजद नहीं हुआ, तो जो अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज किए थे उनका सेटिंग असाइड ऑर्डर ले दिया। इट इज वेरी सिंपल। बिल्कुल ठीक है। इसमें तो जो यूके में केस सेट असाइड हुआ है उसका पाकिस्तान में मुकदमात पे कोई असर पड़ेगा? सर लार्जली, क्योंकि देखें ना पूरा नेट क्या बनाते हैं। आपको याद होगा कल भी आपके प्रोग्राम में था जो ये तफसीलात आपको देते रहे, डेविड रोज की स्टोरी, आफ्ताब महमूद का कैरेक्टर, वो यूके सिटीजन है, वो बर्मिंघम के अंदर एक मनी चेंजर का काम या उसका कोई बिजनेस है रिलेटेड टू करेंसी।
अगर वो शख्स वहां पे उस काउंट पे जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा जुर्म, और वो भी बरतानिया की सरजमीन पे कोई शख्स सरजद करता हो और वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो और एनसीए जैसी इंक्वायरी हो और उसके बाद वो लोग जो हैं स्कॉट फ्री फिरते हो, कैन अ पर्सन, अ सेन मैन कैन इवन, क्या कोई एक दुरुस्त सिमत में सोचने वाला आदमी कभी इसका तस्वर भी कर सकता है? ये तो सर इट इज अ स्टोरी ऑफ टू सिटीज, इट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। लेकिन वो बंदा तो पाकिस्तान में गिरफ्तार है, और नैब के, जो एक यहाँ पर वो तो नैब ने पाकिस्तान में गिरफ्तारी शो की हुई है। आज उसकी गिरफ्तारी कहां पर है सर, ये देखना होगा। आज वो गिरफ्तार यहां पर नहीं है, वो तो उन्होंने उसे अपना वादा माफ गवाह बनाया, छोड़ दिया, वो तो बर्मिंघम में बैठे, उसको तो यहां पे बंदी बना के रखा, कैप्टिव रखा, हब्से बेजा में उसे बयान लिया। बिल्कुल, ये उस्मान डार साहब जितने आपके केसेस थे, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा डार साहब से पूछ लूं, आपने मलिक अहमद खान साहब को सुना, एहतसाब का पूरा बयानिया, और वो तो कह रहे हैं बरतानिया से हमारी फतह हो गई है, जीत हो गई, और उन्हें रीजंस भी दिए, तो इस पे किधर जा रहा है आपका? जब मलिक साहब आपसे बात कर रहे थे तो मैं दिल में मुस्कुरा रहा था, वो इसलिए कि शायद मलिक साहब भूल गए हैं पाकिस्तानियों, मेरे भाई अरशद शरीफ ने, शरीफ ख़ानदान का जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था पाकिस्तान में, जो कैश बॉयज़, हमने को बॉयज़ तो सुने थे होते हैं, कैश बॉयज़ जो पैसा लेकर किस तरह अकाउंट्स में डालते रहे, कहाँ कहाँ पैसा पहुँचाते रहे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो क्लिप्स दिखाएं दोबारा कौम को, और ये आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस की बात नहीं, एनसीए के केस अब की मैं बात आता हूँ उस केस पे। बरतानिया में जो सलमान शहबाज पे केस है, हमारी हुकूमत का उस पर कोई क्लेम नहीं है। वो उन्होंने बरतानिया में एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कह लें, मशकूक ट्रांजैक्शन उनके सामने आती हैं, दोनों अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट हैं। खुद उनके ताया जान मियाँ नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं सलमान शहबाज के जो हैं कि जो लूटमार का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, वो अपने नाम पे नहीं रखा जाता। वो 7 अरब जो टीटीओ के अकाउंट हमने पकड़े हैं उनमें रखा गया था, जो मॉडल अडॉप्ट किया गया पाकिस्तान में। 25 अरब रुपए, मैं मलिक साहब आपको दावत देता हूं, ये कल ही दूध का पानी पाकिस्तानियों हो जाता है। ये सिर्फ 2 लोगों को लेके बैठ जाए शहबाज शरीफ साहब, 20 लोग जो गवाह हैं, जो पेश हो चुके हैं 12 के करीब, 2 लोग, मलक मकसूद 3.7 अरब जिसके अकाउंट से निकले, और वो सारा जो रमजान शुगर मिल के अंदर जो भी उनकी पोजीशन थी, उसके बाद जो पीएन है आपका असलम, इन 2 लोगों को लेकर ये बैठ जाएं, लेफ्ट में बिठाएं, एक को राइट में बिठाएं, और इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर अवाम को बताएं कि ये देखें, ये वो लोग हैं जो नैब में या FIA में मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं, और ये कह रहे हैं हमारा शरीफ खानदान से या शिवाजी से कोई ताल्लुक नहीं है। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें बाहर। ऐसे ही 1 सेकंड मुझे देना कि बाहर इंटरनेशनल, मेरा मतलब है चोर है ना, वहां जब उन्होंने देखा जैसे एक मोहल्ले में चोरी हो जाती है, 8-10 चोर वो बुला लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में जी ये वाला डाका या ये वाली चोरी इन्होंने नहीं डाली है, तो ये खुशी हो रहे हैं कि हमें कम से कम उन्होंने कहा कि ये डाका आपने नहीं डाला इस वाले मुकदमे में या जो वहां चल रहा था। अगर ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में 7 अरब की टीटियां या 25 अरब जो कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ ये खुद से झूठ बोल रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब, जो बरतानिया में केस है उसमें आप जो हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्स लिखे इस हवाले से, वो आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते सारे? अच्छा देखिए सर, मेरा उसमें बड़ा सीरियस, मैंने एडवाइस किया है शहबाज साहब को, बिकॉज मैं वहाँ के लॉ को जानता हूँ। मैंने भी उनसे कहा कि ये क्योंकि एक जब तक आपके पास बाकायदा उसी कोर्ट की परमिशन नहीं होगी तब तक मेरा ख्याल है कि इट इज़ क्वाइट सेंसिटिव, आपको उनकी इजाज़त से करनी चाहिए, और वो हो जाएगा, रिसेंट जल्दी होगा और मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, जो अभी उस्मान कह रहे थे, मैं 1 by 1 उन सारी बातों पे बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। वेरी क्विकली, टाइम मेरे पास आज कम है थोड़ा जी। मैं जल्दी से, मैं ब्रीफली, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा। मुझे इस हर्जा सराई से तकलीफ़ है, मैं इसी किस्म की बात का जवाब इसी टोकन में भी दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सुनने वाले सुने। देखिए, वो जो ये कहते हैं 25 अरब या 7 अरब या 7.5 अरब, एक शुगर मिल की और एक बड़े बिजनेस हाउस की जिसके 4-5 कंसर्न्स हों और जिसमें पावर जनरेशन भी कंसर्न हो, एक साल की सालाना टर्नओवर जो है वो कुछ तकरीबन कुछ 100-150 करोड़ 200 करोड़ की होती है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने उनके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पिछले 10-15 साल के उठाकर उसका एक हुजम बनाया। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे। अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो क्या रीजंस हैं, लेकिन एनीवेज ये वो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ कोई एसोसिएटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट के पास आज तक नीदर नैब नॉर FIA ना इस ARU के पास कोई ऐसा कोजेंट
ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि उनको उनके बिजनेसेस के पैसों के अलावा किसी और पैसे की तौर पे शनाख्त करता हो। उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात में एक जैसी सिमेट्रिकल इनकमिंग उनकी वो सारी रिसीट्स हैं, वही बैंक अकाउंट्स हैं जो कि ट्रांजैक्ट होते हैं फर्दर बिजनेसेस के अंदर, वही पैसे हैं जिनके और जो साथ टीटियां लग रही थी और मुख्तलिफ बयानात आए हैं कि लोग बाहर नहीं गए। देखिए वो उसमें देखिए ये रादर इस स्टोरी को डिमोलिश करता है जो एनसीए की इन्वेस्टिगेशन है कि ये कहते हैं कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे हैं। इसका नेक्सस क्या है? यही कारोबार आप किसी शुगर मिल का लेंगे, आप पाकिस्तान की किसी उस्मान खुद एक बड़े बिजनेसमैन है, इनका एक बड़ा लेदर का कारोबार है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा सादा सा सवाल है, ये टीटियां सलमान शहबाज साहब को उनके मुलाजिम लगवा क्यों रहे थे? नहीं देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि ये पैसे सुलेमान साहब के पास कितने अरेंजमेंट्स थे जिसमें उनके पास अब फॉरेन लोन्स थे, कुछ पैसे वो यहाँ से वापस भिजवाते थे। वो तो केस टू ये जेनेरिक बात नहीं हो सकती। ये जब हमारे लॉयर्स कोर्ट में आर्गूमेंट दे रहे थे, मैं इत्तेफाक से वहाँ पे मौजूद था, तो बड़ा सिग्निफिकेंट थे, बड़ी थिन। चले इस पे इंशाल्लाह आपके साथ अगर आप इस्लामाबाद आए तो बैठ के स्पेसिफिक केस टू केस बात करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, उस्मान डार साहब, दो प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि बैंक्स किस तरह से कवर अप करते हैं और इस तरह की एक कहानी विद एविडेंसेस आपको वक्फे के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में एक समाअत हुई जिसमें कि एमसीबी के 2 सीनियर अफसरान को जमानत दे दी गई। इसमें जो अदालती कार्रवाई हुई उसके चंद चीदा नुकात नाज़रीन ये हैं कि एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत में आसिम सूरी के वॉइस नोट सुनाए गए। वॉइस नोट की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद अदालत को कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में वॉइस नोट्स और मैसेजेस की तस्दीक हुई। आसिम सूरी व्हाट्सएप ग्रुप में बैंकर्स को हिदायत जारी कर रहा था। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद बताया कि मुल्जिमान बैंकर्स को हरासा कर रहे थे और बयानात बदलने के लिए दबाव डाल रहे थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खदशा है कि मुल्जिमान शवाहिद जाया कर सकते हैं, दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की जाए। तमाम अदालत ने एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने ग्रुप हेड अजहर महमूद की अबूरी जमानत की भी तौसीक कर दी। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2-2 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। बैंकिंग जुर्म कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने यह फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर बैंकर्स को हरासा करने का इल्जाम है। नाज़रीन, इस हवाले से हम चंद ऑडियो जिसकी के फोरेंसिक एफआईए ने करवाई और फिर अदालत में बाकायदा ये सुनवाई भी गई। ऑडियोज, ये कौन सी ऑडियोज थी जिसके जो अदालत में सुनाई गई, लेकिन इन दोनों को बेल मिल गई। आइए उसके काफ़ी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग दें, उसमें चंद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूबीएल बैंक के जो 4 स्टाफ मेंबर्स हैं उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले जीआईटी एफआईए ऑफिस लाहौर को रिकॉर्ड करवाए हैं वो हासिल करने में कामयाबी हुई है। हाईली कॉन्फिडेंशियल मार्क्ड हैं तो मैं किसी और को अभी शेयर नहीं करूंगा सिवाय आपके। चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल हमारे अकाउंट्स में डाली गई हैं। हमने उनको तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, टैक्ट से उनको ये कह के नहीं ये फैक्ट नहीं है, इस तरह करके हमने उन्हें डिलीट करवाया है। अदरवाइज़ ये हमारे स्टेटमेंट में सर ये हूबहू वो फॉर्मेट था जिस पे वो टाइप कर रहे थे, ये आनी थी। और स्टाफ को भी कोशिश की गई बट मैं क्योंकि वहाँ बैठा हुआ था, हर स्टेटमेंट मेरे ओके के बाद प्रिंट हो रही थी, तो मैं ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह कटवाई हैं जो कि यूबीएल के स्टाफ स्टेटमेंट्स में कट नहीं पाई। और मेरे हिसाब से ये 3-4 चीज़ें जो इसमें हैं काफ़ी वल्नरेबल हैं जिसका रिस्क न सिर्फ उनके स्टाफ बल्कि उनके बैंक की तरफ भी जाएगा। हमने अपने स्टाफ की स्टेटमेंट 1/3 ऑफ द पेज पे मैक्सिमम और एवरेज हाफ पेज पे ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर लोगों ने बीएम पर मलबा डाला है कि बीएम के साथ ताल्लुकात थे, बैठता था। फिंगर पॉइंट बीएम की तरफ की है, जाहिर है बीएम फंसेगा तो वो इधर करेगा और फिर बैंक की तरफ भी रिस्क आएगा। हमें भी ये कहा गया था कि जी बीएम के साथ ताल्लुकात थे, बॉम्ब से पूछा गया था तो बीएम आपको कहता हो, तो हमने कहा हमारे लोगों से, हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। तो ये हमने मना किया कि जी ये वाला जुमला ना लिखें कि बीएम के साथ ताल्लुकात थे, अदरवाइज़ ये हमारे ही बंदे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग होगी और बैंक के लिए भी रिस्क है। फिर ये हमने डिलीट करवा लिया था। दूसरा जो पॉइंट है जो बड़ा ही रिस्की है मेरी नज़र में
कि उन्होंने बेसिकली अपने कुछ अकाउंट्स जो वो डील कर रहे हैं उनको खुद ही कहा है कि जी ये मशकूक जाली अकाउंट्स थे और इनसे जो है वो कैश डीलिंग जो है ना वो मुजम्मिल किया करता था। तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे गए कि उनको ये पता है या उनके बैंक को पता है कि ये मशकूक जाली अकाउंट है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है अब उनके लिए कि अब ये उसको कैसे मिटा पाएंगे कि अगर उन्हें पता था मशकूक और जाली अकाउंट्स है तो वो रन क्यों कर रहे थे। हमें भी बिल्कुल ये कहा गया कि आपने इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कभी आपको लगा कि ये फेक हैं जाली हैं तो हमने फौरी बता दिया था उन्हें कि नहीं जी ये हमें तो शुगर कमीशन ने और फिर जीआईडी ने कि ये फेक हैं, अदरवाइज हमारा स्टाफ तो ये कह रहा है कि ये जी शुगर ब्रोकर्स के अकाउंट रन हो रहे हैं। तो हमारे वहमो गुमान में, बैंक के वहमो गुमान में नहीं था ये कि ये फेक अकाउंट है या हम चला रहे थे या हमें बीएम ने प्रेशर दिया कि ये फेक अकाउंट चलाओ। ऐसा स्टेटमेंट प्लीज़ ना लिखें। तो काफ़ी डिबेट के बाद इस चीज़ को हम कटवाने में कामयाब हुए थे। दिस इज़ द सेकेंड अचीवमेंट यहाँ पर जो हमने कटवाई थी। स्टाफ कह रहे हैं कि जी मशकूक ट्रांजैक्शंस भी पकड़ी, अकाउंट भी ब्लॉक किए, फिर दूसरे अकाउंट खुलवा दिए गए। हमसे पूछा गया कि जी इनके अकाउंट बंद भी हुए आपकी ब्रांचों में, दूसरी ब्रांचों में खुल गए, ये कैसे? तो हमने कहा जी ये तो रूटीन है, रूटीन में बंद हुए होंगे, रूटीन में खुले होंगे, जनरल। तो मेहरबानी करें आप ये वाली चीज़ बिल्कुल इसमें से निकालें या ना लिखिएगा कि जी मशकूक ट्रांजैक्शंस हमने देखी, क्योंकि सर हमने इसकी एसटीआर नहीं की हुई थी कोई। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि अगर हम ये कह देंगे जैसे यूबीएल ने कहा है उनकी भी एसटीआर नहीं है, मुझे पता है, तो यूबीएल को अभी ये फेस करना पड़ेगा रिस्क कि अगर उनके स्टाफ ने कहा है कि जी बैंक को पता था मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, मशकूक अकाउंट है, तो एसटीआर ही क्यों नहीं की। एक और लास्ट चीज़ जो कि बहुत ही हाई रिस्क है, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि जी जो सारा स्टाफ है उसको पता था ये शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की मिल्स के लोग हैं और वो हर जायज़ और नाजायज़ काम स्टाफ जो है उनके प्रेशर में आके करता था। ये वाला जो चौथा पांचवा पॉइंट है ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा रिस्क है। उन्होंने बैंक की तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर दी कि बैंक का जो अमला है या मैनेजमेंट है वो हर नाजायज़ जायज़ काम उन लोगों के कहने पे करती थी। दैट मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट कि हमारी स्टेटमेंट्स में और दूसरे बैंकों की स्टेटमेंट में ये फ़र्क है। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। अभी मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ। अभी हमारे एक वकील हैं, एमसीबी पे भी हैं, वो एहसन मसूद, उनकी मुझे कॉल आई थी। वो यूबीएल की तरफ से गए हुए हैं मजिस्ट्रेट के ऑफिस टीम को लेके, उनके बैंक ने उन्हें भेजा है साथ। उनके वो कहते हैं यार इनके तो बड़े टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट इन्होंने लिखवा लिए हैं, ये भी लिख के चले गए हैं, मुझे रात को इन्होंने असाइन किया है। उसमें तो उन्होंने वो झगड़े और सारी चीज़ें कि जी ये शहबाज शरीफ और ये इनके इन्फ्लुएंस होते थे, हमें ये कहा जाता था, हमसे ये करवाया जाता था। सूरी साहब आप लोगों से भी मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी, सिवाय वो हमने अगर इनका जिक्र भी किया है तो हमने आरएसएमएल की ओनरशिप के हवाले से किया है कि वो नोन थे आरएसएमएल के ओनर्स के तौर पे, हमजा शहबाज, ये शहबाज शरीफ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर हुई हैं, लोगों ने बताया हमारे कैसा होता था, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट नहीं करने दिया जीआईटी को, भले हमें पैर पकड़ने पड़े, थोड़ी पकड़नी पड़ी। हमने उन चीज़ों की ग्रेविटी के अंदर पर्सनल फिंगर पॉइंटिंग उधर नहीं करने दी। तो वो कहता है कि यार ये चीज़ें तो इन्होंने या यूबीएल वालों से लिखवा ली हैं, बड़ी सेंसिटिव हैं, ये तो क्लैश वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कहा सर जाना चाहिए था उधर, उस वक्त लोगों के साथ बैठना चाहिए था। मुझे तो मैनेजमेंट ने हिलने नहीं दिया, पूरा दिन मैं वहाँ बैठा रहा हूँ, सारी चीज़ें फ़िल्टर करके तो इनसे साइन करवाएं। तो ये एक दिलचस्प चीज़ है सर, मैंने पढ़ी हैं यूबीएल की और दूसरे बैंकों की स्टेटमेंट्स सर, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट पार्टी बनने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी स्टेटमेंट में ऐसी डायरेक्ट चीज़ें नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर। आतिफ प्लीज़ मुझे जो आपका स्टाफ है ना ये 10 का, काइंडली इन सब के ईमेल मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दें। मैंने रात को अभी जाके इस सारी डॉक्यूमेंट करना है इस आज के दिन को, और मैंने फैक्ट्स लिखने जो भी हुआ है ताकि हम सबकी सेफ्टी हो के मैनेजमेंट से डिस्कस करके हमने किया है, हमने खुद नहीं किया, ठीक है। और काइंडली जिसके पास एक्सेस है ईमेल पे, रात को सुबह उठ के जब भी ईमेल चले इस पे प्लीज़ टॉप अप करें, बताएं कि आज हमने क्या किया है, हमारी सपोर्ट क्या थी, हम किधर खड़े थे, किस तरीके से लड़ के हमने इनसे अपने इंटरेस्ट में थोड़ियों को हाथ लगा के ये स्टेटमेंट जो हैं वो सॉफ्ट करवाएं, अदरवाइज अदर बैंक्स का क्या हाल था आप सबको बता दें काइंडली। ये आप सब ने, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्स को इस ईमेल पे टॉप अप करना है। मैं ग्रुप हेड्स को सीसी में रखूंगा ताकि सबको पता हो कि हम करके क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी मौजूदगी की वजह से ना काफ़ी हमें वहाँ सहूलत मिल गई है।
और अगर हो सके तो यूबीएल वालों की बयान की कॉपी भी लेने, ताकि हम अपने मैनेजमेंट को बता सकें, देखें हमने अपने बैंक को किस तरह लुक आफ्टर किया है, किसी जगह पे क्लैश में डालने वाली पोजीशन में नहीं आए। चले, अच्छा हो गया, थैंक यू। नाज़रीन, एमसीबी के हवाले से ये पहली दफ़ा इस तरह का केस सामने नहीं आया। एक और केस सिंध में पेंशन्स का स्कैंडल हुआ, तकरीबन 2.2 अरब रुपए का, और इसमें भी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर कुछ ऐसे अकाउंट्स डिटेक्ट हुए और फिर उसको भी बाकायदा कवर अप करने की कोशिश की गई। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। हाल ही में एफआईए ने एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी को गिरफ्तार किया क्योंकि वो 25 अरब के जाली केसेस में बैंक के गवाहों को हरासा कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट एमसीबी आसिम सूरी और ग्रुप हेड एमसीबी अजहर महमूद के वॉइस नोट्स भी इसी सिलसिले में सामने आ चुके हैं। अदालत ने आसिम सूरी को जमानत तो दे दी, लेकिन यह पहला मौका नहीं कि एमसीबी ने मिली भगत से तहकीकाती इदारों की तहकीकात में रखना डाला। शहबाज शरीफ खानदान के जाली अकाउंट केस में एफआईए जराये का दावा है कि बैंक भी शामिल थे और इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जानते बूझते आंखें बंद रखी गईं। इसी तरह का एक और जाली अकाउंट्स का मामला सिंध में सामने आया, जहां 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस केस में भी बैंक्स का किरदार सामने आया, जहां फालूदे वाले और रेडी बानों के अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे थे। इसी तरह का एक और केस जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है वो है सिंध पेंशन फंड्स केस। नैब जराये के मुताबिक पेंशन केस अभी तहकीकात के मरहले पर है और इस पर काम हो रहा है। इस केस में भी मुख्तलिफ बैंक का किरदार सामने आया है। इसमें सबसे हैरानकुन किरदार एमसीबी बैंक का सामने आया और चंद ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनसे इल्म होता है कि किस तरह एमसीबी बैंक ने नैब की तहकीकात में जानबूझकर रखना डाला। 28 फरवरी 2018 को शाम 7:54 पर एमसीबी नौशेरो फरोज के रीजनल ऑपरेशनल मैनेजर ने एक ईमेल के जरिए पेंशन फ्रॉड से मुतालिक अपनी इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर की। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कैंडल में सिर्फ एमसीबी की चंद ब्रांचेस में तकरीबन 1689 ट्रांजैक्शंस की गई, जिनकी कुल रकम 1.11 अरब रुपए बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1689 में से 500 ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन वालों के नाम जो कि डिपॉजिट स्लिप पर मौजूद हैं, वो बैंक के पास मौजूद एक्सेल शीट से मेल नहीं खाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के पास मौजूद एक्सेल शीट और ट्रांसफर की गई रकूम भी एक जैसी नहीं। नौशेरो फरोज ब्रांच में रकूम पहले एक अकाउंट अनट्रेसेबल शुगर केन में डाली गई और फिर ट्रांसफर हुई। इसी तरह की रकूम बाद में कैश की सूरत में निकाली गई। चंद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक एमसीबी के रीजनल ऑपरेशनल मैनेजर ने लिखा कि इस सारे मामले में जहां बैरूनी हाथ मुलव्विस है, वहीं ब्रांच के स्टाफ का मुलव्विस होना भी हो सकता है। इस इब्तदाई रिपोर्ट को 29 जनवरी 2018 दिन 1:03 पर एमसीबी के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट हेड मसूदुल इस्लाम ने डिवीजन हेड ऑडिट साउथ जवाद खान को भिजवाया गया और ईमेल 12 फरवरी 2018 को मसूदुल इस्लाम ने दोबारा जवाद खान से आगाही मांगी और साथ ही यह भी याद करवाया कि इब्तदाई रिपोर्ट स्टेट बैंक को 15 दिन के अंदर अंदर भिजवानी है। 13 फरवरी 2018 को 3:35 पर जवाद खान ने ईमेल के जरिए मसूदुल इस्लाम को जवाब दिया कि 20 फरवरी को इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। जवाद खान की इस ईमेल के बाद 13 फरवरी 2018 को रात 10:18 पर मोहम्मद आजम नईम की एक ईमेल जवाब में आई। आजम नईम भी इन तमाम ईमेल्स में मौजूद थे। आजम नईम एमसीबी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। आजम नईम ने अपनी ईमेल में तमाम अफराद को मुखातिब करते लिखा कि ये ईमेल कॉन्फिडेंशियल है और तमाम गैर जरूरी अफराद को इस ईमेल से निकाल दिया गया है। आजम नईम ने अपनी ईमेल में लिखा था कि हुकूमती स्कैंडल सामने आया है और इसमें बैंकों को इस्तेमाल किया गया है। आजम नईम ने अपनी ईमेल में इस फ्रॉड में हुकूमती महकमों को शामिल करार दिया। आजम नईम का मजीद ये कहना था कि जब से ये स्कैंडल सामने आया है, हमारे बैंक ने भी रद्द अमल दिया है और इंक्वायरी शुरू की है, मगर हम शायद ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। आजम नईम का कहना था कि इस ईमेल के जरिए इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट शेयर की गई, मगर हमने अगर इसको फाइनल करके जारी कर दिया तो हम नैब के सामने इस रिपोर्ट को झुटला नहीं सकेंगे और फिर फाइनल रिपोर्ट भी नैब को जमा करवाना होगी। आजम नईम ने ईमेल में लिखा कि हमें गो स्लो की पॉलिसी अपनाकर पहले नैब को तहकीकाती रिपोर्ट और रेफरेंस लिस्ट मुकम्मल करने देनी चाहिए। ईमेल में मोहम्मद आजम नईम ने गो स्लो पॉलिसी की वजूहात बयान करते हुए कहा कि हमारी रिपोर्ट से हम नैब के रेफरेंस का हिस्सा बन जाएंगे और मुजरिम साबित हो सकते हैं। आजम नईम ने कहा कि इसी तरह की सूरत हाल दीगर बैंक्स में है, मगर किसी ने रिपोर्ट फाइनल नहीं की और ना ही स्टेट बैंक को कुछ बताया। आजम नईम ने कहा कि जिस तरह दीगर बैंक तहकीकाती रिपोर्ट आने तक कुछ जमा करवाने का इरादा
नहीं रखते, इसी तरह हमें भी मार्केट के साथ चलना चाहिए। आजम नईम ने आखिर में लिखा कि मेरी समझ के मुताबिक हमें तहकीकाती रिपोर्ट मामले को तूल देना चाहिए ताकि हम नैब को अपने सिस्टम के लूप होल तक रसाई से रोक सकें और हमारा बैंक इस मामले में ना फंस जाए। आखिर में आजम नईम ने लिखा कि मैंने इस ईमेल के शुरा की तादाद कम रखी है और कोई भी इस ईमेल को फॉरवर्ड या प्रिंट ना करे। और नाज़रीन, हमारे एमसीबी के ज़राए ने बताया कि इस केस में भी जो सिंध में पेंशन फ्रॉड का केस है, अरबों रुपए का, एमसीबी की टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में ये तमाम चीज़ें लाई गई। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ के केस में हो रहा है, उस स्कैंडल में हो रहा है, यहाँ भी पर्दा डालने की कोशिश की गई और टॉप मैनेजमेंट के इल्म में ये तमाम चीज़ें थी। इस हवाले से मजीद भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।